Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss the life of the famous Victorian poet Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो जन्म हुआ था वो हुआ था May 7, 1812 में एंड ही डाइड ऑन 12th December 1889 में. रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इन्हें अपने फादर एंड ग्रैंडफादर से उनका नाम मिला था. इनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इनकी लव लाइफ जो है ये किसी बॉलीवुड मूवी जो होती है ना उसकी स्टोरी की तरह साउंड करती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अनफॉर्चुनेटली इनका करियर बहुत अच्छा नहीं चला था, ठीक ठीक था, बट उसके बारे में भी हमें जो है इस वीडियो में और देखने के लिए मिलेगा. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे इनके पिताजी ने इन्हें वेस्ट इंडीज़ में भेजा था एक प्लांटेशन फार्म में काम करने के लिए. लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, ही बीइंग अ पोएट एंड आर्टिस्ट, वो बहुत ही सेंसिटिव थे सब चीज़ों को लेके. तो वहाँ स्लेव्स के आसपास जो बुरी चीज़ें हो रही थी, उनके साथ जो बुरी चीज़ें लोग कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स, दे वर डूइंग द थिंग ऑफ लाइक हरासिंग दीज पीपल, जो स्लेव्स थे उन्हें वो परेशान कर रहे थे. तो ये चीज़ें जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग वो बिल्कुल भी उसे झेल नहीं पाए एंड देन ही केम बैक. उनसे वो बिल्कुल भी हुआ नहीं. और फिर उनके जो फादर उन्होंने एक बैंक में जॉब लगवा दिया, जहाँ पे कि वो 1852 रिटायरमेंट तक वहाँ पे काम करते रहे उस बैंक में ही. जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के पिताजी थे वो बहुत ही पेंटिंग वगैरह किया करते थे, ड्राइंग में काफ़ी अच्छे थे. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो साइड भी ले सकते थे, लेकिन उनके अंदर का जो आर्टिस्ट है ही केम आउट थ्रू वर्ड्स के थ्रू जो है वो बाहर आए. इनके अगर स्कूलिंग की बात करें तो इन्हें स्कूल में जहाँ भेजा गया था वहाँ से ये बचपन से काफ़ी बड़े रेबेल थे, मतलब जिसे हम बोलते हैं विद्रोह करने वाले जो लोग होते हैं, वो हर चीज़ को रूल्स को फॉलो नहीं करते, ये रेबेल थे वहाँ पे. और इनको जब कॉलेज में भेजा गया लंदन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी ही वॉज अ वेरी बिग रेबल. इन्होंने जो लैंग्वेजेस सीखी है वो है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन एंड म्यूज़िक. इनकी जो सबसे पहली वॉल्यूम ऑफ पोएम थी वो थी इनकॉन्डेटा, जो कि एक लिरिक्स का कलेक्शन था. उन्होंने लेटर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसमें से जो दो पोएम्स है, पॉलिन द फ्रैगमेंट ऑफ कन्फेशन, जो है वो 1833 में अनोनिमसली यानी बिना किसी नाम के पब्लिश की गई थी, बहुत ही ज़्यादा बाद में 1833 में. ब्राउनिंग जो थे, जैसे कि मैं अपने पहले विक्टोरियन एरा के पोएट्स में आपको उस वीडियो में आपको बता चुकी विक्टोरियन पोएट्स के बारे में, कि जो ब्राउनिंग थे वो शेली को फॉलो किया करते थे. और शेली को फॉलो करते करते उन्होंने जो है वेजिटेरियनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, लिबरलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था एंड एथिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया था. फिर धीरे धीरे इनकी माँ ने इन्हें बहुत प्यार से, पैशन से जो है रिलीजियस वे में वापस उन्हें ले आई, फोर्स करके नहीं, रीज़न से नहीं, बट अपने प्यार की वजह से, कंपैशन की वजह से जो है उन्हें वापस उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए कहीं ना कहीं मना लिया. 1834 में जो है ब्राउनिंग रशिया के टूर पे गए थे और फिर वहाँ पे उन्होंने जो है पोएम लिखी थी. पार्सिलस करके जो पोएम है कि इनकी फर्स्ट एक्नॉलेज्ड वर्क है, क्योंकि 1833 में जो पब्लिश हुआ था इट वाज पब्लिश्ड अनोनिमसली. तो 1835 में ये जो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, 1835 में आया था पार्सिलस. ये इससे इनको काफ़ी ही अच्छी क्रिटिकल सक्सेस मिली थी. इनको सब लोग, इनका नेम फेम हर जगह हो चुका था. इनफैक्ट 1836 में जो है इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ डिनर किया था. मतलब आप समझ रहे हैं, वर्ड्सवर्थ जो कि पोएट लॉरेट बने थे आगे जाके, तो मतलब ये बड़े बड़े लोगों के साथ में रह रहे थे. इनकी उस एक पोएम ने उन्हें उतना सक्सेस दिला दिया था. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि इस पोएम के बाद उन्होंने जो है सॉर्डिलो लिखी, जो कि 1840 में पब्लिश हुई. लेकिन सॉर्डिलो की पब्लिकेशन के बाद से ही जो है इनकी रेपुटेशन पे बोलते एक धब्बा लग जाना, कि जो सब लोग थे वो उनकी इस पोएम से इतना कंफ्यूज थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. मतलब जब हम ये पोएम आगे बढ़ेंगे सॉर्डिलो, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी. बट उसकी जो रिव्यूज़ थे वो इस टाइप के थे कि किसी ने, क्रिटिक ने कहा था कि सॉर्डिलो में जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या लिखा है ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक तो रॉबर्ट ब्राउनिंग खुद और दूसरे भगवान. और फिर जब उनकी डेथ हो चुकी है तो वो कहते हैं अब सिर्फ भगवान ही जानता है कि सॉर्डिलो में जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या लिखा वो क्या कहना चाहते हैं. मतलब इस टाइप के कमेंट्स, इस टाइप का क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा था उनकी लाइफ टाइम में. इसमें सिर्फ एक चीज़ अच्छी ये हुई कि पार्सिलस के पब्लिशिंग के बाद जो उनके दो दोस्त बन गए थे, जॉन फॉस्टिस जो कि ड्रामा एडिटिंग वगैरह में काम करते थे, और दूसरे थे W.S. लैंडर. तो ये जो दो दोस्त थे, इनकी वजह से इन्होंने एनकरेज किया ब्राउनिंग को कि तुम जो है थिएटर के लिए तुम ड्रामाज वगैरह लिखो. और ब्लैंक वर्स में इन्होंने इसीलिए जो है कुछ ड्रामाज वगैरह लिखना शुरू किया. ये प्ले वगैरह लिखते थे जो कि उनके टेम्पर के अकॉर्डिंग थे, क्योंकि इससे जो है इन्हें कहीं ना कहीं इनका जो बहुत सारा इमोशन है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे, तो जो सारा इमोशन वाला पार्ट है वो थोड़ा निकल जाता था. इसीलिए काफ़ी वक्त तक जो इन्होंने काफ़ी सारी ड्रामेटिक पोएम्स एंड ड्रामा वगैरह भी लिखा हुआ है. लेकिन इवन एज अ ड्रामेटिस्ट इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि ब्राउनिंग खुद भी जानते थे कि उनकी जो राइटिंग है इट इज़ मोर लाइक एक्शन इन कैरेक्टर रादर देन कैरेक्टर इन एक्शन. यानी कि आपका जो कैरेक्टर है उसने एक्शन करना चाहिए, ना कि आपका कैरेक्टर जो है वो खुद ही अपने आप में कुछ ना कुछ किए जा रहा है. तो ये चीज़ जो है खुद ही ब्राउनिंग ने पॉइंट आउट की थी.
इसी वक्त में जो है अब हम इनकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं, जो कि मैंने कहा था कि बहुत ही मूवी टाइप की है। तो अभी तक आपको समझ में आया कि किस टाइप के इंसान है और उन्होंने किस टाइप की चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की हैं। तो अब इनकी लव लाइफ की बात करें तो उसी वक्त में जब ये पोएम्स लिखा करते थे, इन्हें एलिजाबेथ बैरेट करके जो थी एक लेडी थी, उनसे इनकी बात हुई, जिन्हें की जो है ब्राउनिंग की पोएम्स बहुत ही अच्छी लगती थी। वो उनको चिट्ठियाँ लिखा करती थी कि आपकी पोएम जो है जब से पब्लिश हुई तब से ही जो है एलिजाबेथ बैरेट को उनकी पोएम्स बहुत अच्छी लगती थी। वो उन्हें हमेशा चिट्ठियाँ लिखती थी और इनकी पोएम्स की बहुत तारीफ भी करती थी, जिसमें से कि एक चिट्ठी का जवाब देते हुए जो है कि आई लव योर पोएम्स डियर मिस बैरेट एंड आई लव यू टू। क्योंकि जब वो पोएम्स की इनकी तारीफ किया करती थी, उसने अपनी भी कुछ पोएम्स इन्हें भेजी थी, जिसके जवाब में कि इन्होंने कहा कि मुझे आपकी पोएम्स बहुत पसंद है मिस बैरेट, और मुझे आप भी बहुत पसंद हो। हाउ स्वीट राइट। जो मिस एलिजाबेथ बैरेट थी, ये उनसे 6 साल बड़ी थी और इन्हें बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी सीरियस बीमारी हो गई थी, क्योंकि इनकी जो ब्लड वेसल है वो फूट चुकी थी और इन्हें जो है एक हॉस्पिटल में भेजा गया था रिकवरी के लिए। ऑल्सो जो है ये अपने पिता की 12 संतानों में से सबसे पहली संतान थी। तो जिनकी 12 बच्चे होंगे उनको तो आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, लेट मी नॉट कमेंट ऑन दिस, बट जिनके 12 बच्चे थे। तो ये क्योंकि बीमार थी, जिसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है इनवैलिड। इनवैलिड यानी वो इतनी बीमार थी कि वो अपना खुद का ध्यान भी खुद नहीं रख सकती थी। इसीलिए जो है उनको इतनी वीकनेस होती थी कि उनके जो पिताजी थे वो उन्हें चेन से बांध के घर में रखा करते थे। ऑल्सो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट इनके जो पिताजी थे वो नहीं चाहते थे कि उनके कोई भी बच्चे शादी करे। ही वॉज अगेंस्ट मैरिज। तो इवन दो ये दोनों प्यार करते थे, बट इनकी शादी होना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि वो इतनी बीमार भी है, वो अपना ध्यान भी नहीं रख सकती, उसके पिताजी भी नहीं चाहते हैं कि वो शादी करे, और वो उनसे 6 साल बड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ब्राउनिंग के अगेंस्ट में जा रही थी। लेकिन ब्राउनिंग जो है उनको था कि नहीं, मुझे ये पसंद है, मुझे इससे ही शादी करनी है। सो ही वॉज अ मैन विद गट्स। तो वो क्या करते थे कि वो इनके यहाँ जाते थे, जब इनके पिताजी ऑफिस वगैरह काम में जहाँ भी जाते होंगे, जब वहाँ जाते थे ये चुप चुप के उनसे मिला करते थे। और पहले तो जो ब्राउनिंग है उनको ये अपनी लाइफ में एलिजाबेथ जो वो नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि मैं इतनी बीमार हूँ, क्या करेंगे हम लोग, कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है इनके परसिस्टेंस को देख के शी अलाउड हिम, और उन्हें भी उनसे इतना प्यार हो गया कि उन्होंने कहा कि अब हम शादी कर ही लेंगे। तो उनके पिता से तो उन्हें कभी परमिशन मिलनी ही नहीं थी, तो इन्होंने भाग के शादी कर ली। और इवन दो इनको बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी जब भी जो है एलिजाबेथ बैरेट जब भी अपने पिताजी को चिट्ठियां लिखा करती थी, वो बिना खोले उन्हें वैसे की वैसी वापस कर दिया करती थी। अपने मरते दम तक जो उन्होंने कभी उनकी चिट्ठियां पढ़ी नहीं, और उन्हें कभी रिकनसाइल वो लोग कर नहीं पाए। तो अब बात आती है ये कि ब्राउनिंग जो है ये तो बस ड्रामाज वगैरह लिखा करते थे, इतना अच्छा इनका कुछ चल नहीं रहा था। लेकिन वही एलिजाबेथ बैरेट जो है, शी बिकेम अ वेरी फेमस पोएट। इतनी ज़्यादा फेमस वो हो चुकी थी, इतना उनको सक्सेस मिल चुका था कि 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई तो सब कह रहे थे कि यार इसको ही पोएट लॉरेट बना दो, ये बहुत सही बंदी है, इसने बहुत सही काम किया। मतलब वो ऑलमोस्ट बनने वाली थी, बट फिर वो नहीं बनी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि पोएट लॉरेट बनाने वाले थे, मतलब किस लेवल की पोएटिस वो रही होंगी। इन्हें पैसा वगैरह भी उसी से मिलने लगा था, काफ़ी कमाई हो रही थी। सो दे वर वेरी हैप्पी विथ जैसे भी उनकी लाइफ चल रही थी। फिर ये लोग इटली मूव हो गए। इटली में काफ़ी अच्छा टाइम उनका निकला और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पोएम्स भी लिखी। इटली में ही जो है ब्राउनिंग ने उनकी पोएम्स पब्लिश की, जो कि थी मैन एंड वुमेन, 1855 में जो पब्लिश हुई थी 2 वॉल्यूम्स में। और इसकी जो 2 पोएम्स है वो हमें पढ़ने के लिए भी मिलेंगी हमारे इग्नू के आगे के चैप्टर्स में। जो मैन एंड वुमेन की जो 2 पोएम्स है वो है चाइल्ड रोल इनटू द डार्क टावर केम एंड फ्रा लिपोलिपी। दोनों ही काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग पोएम्स हैं और काफ़ी अलग है एक दूसरे से, और काफ़ी लंबी भी हैं, बट फिर भी इंटरेस्टिंग है, लाइक यू विल एंजॉय दोज। तो ये जो सारी पोएम्स है, इसके अलावा जो इनके मोनोलॉग्स है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, अगर आपको उनके नाम चाहिए तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और मैं यहाँ रीड कर रही हूँ। कार्शिश, क्लियोन, एड्रिया, देसार्तो, फ्रा लिपोलिपी, अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल, द बिशप, ब्लोग्राम्स अपॉलॉजी, और इसके अलावा आप दूसरी कुछ पोएम्स जैसे कि लव अमंग द रूइंस, अ टकेट ऑफ गलूपीस, टू इन द कैम्पाना, वन वर्ड मोर। ये कुछ स्पेशल पोएम्स हैं जो कि इन्होंने लिखी थी। अब अगर मैन एंड वुमेन की बात की जाए तो कंपैरेटिवली इनको सक्सेस मिली थी, स्पेशली जो अभी की चीज़ें ये कर रहे थे अभी तक। लेकिन इसको जो है यंग पीपल ने इतना ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए थे, और मतलब उसके पब्लिकेशन के 8 साल बाद भी जो है उनके जो बेचने वाले थे, जो सेलर्स थे, उनके पास स्टिल उसकी अनसोल्ड कॉपीज ऐसी शेल्फ्स पे पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से जो ब्राउनिंग है उन्हें इतना दुख हुआ, उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने ना लिखना ही मतलब ऑलमोस्ट बंद सा कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्राइंग और क्ले मॉडलिंग और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगे कि मतलब वो एक हो जाता है, इंसान बहुत हर्ट हो जाता है, कोई आर्टिस्ट तो स्पेशली बहुत सेंसिटिव होता है। सो ही गॉट रियली हर्ट विथ कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी पोएम्स लिखी एंड उसको उतना अच्छा अप्रिसिएशन नहीं मिला या उसको उतना अच्छे तरीके से नहीं लिया गया। सो ही बिकेम वेरी सैड। और वही जो है इनकी वाइफ जो थी एलिजाबेथ, उसकी जो लास्ट पोएम थी उसको जो पब्लिकेशन के लिए डाला गया
तो उसकी जो सेल थी वो ब्राउनिंग की पोएम से बहुत ज़्यादा, उसका सेल्स जो था काफ़ी अच्छा था, उसको अनएक्सपेक्टेड पॉपुलैरिटी मिली स्पेशली उनकी लाइक डेथ के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी डेथ हो गई थी 29 जून 1861 को अपने हस्बैंड के साइड में ही, बिकॉज वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो बीमार थी, तो इतने टाइम वो जी ली और सब कुछ उन्होंने कर लिया, दैट इज़ ऑलरेडी सच अ गुड थिंग, सच अ बिग थिंग, सच अ ह्यूज थिंग। तो लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, ब्राउनिंग का दिल टूट चुका था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंग्लैंड वापस लौट जाएंगे। और अब वो, तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1855 में जो उन्होंने मैन एंड वुमेन जो है पब्लिश की थी, जिसको कि उतनी सक्सेस नहीं मिली थी, एंड ही बिकेम वेरी अपसेट, तो वो इंग्लैंड में वापस अपने बेटे के पास रहने के लिए आ गए। जब वो वहाँ आ गए तो 1860 में, यानी उसके 5 साल बाद जो है, उन्होंने दूसरी एक पोएम लिखी, द रिंग एंड द बुक, जो कि 21,000 से ज़्यादा लाइन की ब्लैंक वर्स की पोएम थी, जिसको 12 बुक्स में उन्होंने पब्लिश कराया। इसको 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में उन्होंने पब्लिश किया था 1868 से 1869 तक। इटालियन मर्डर और ट्रायल जो हुआ था एक 17th सेंचुरी में, उसके ऊपर बेस्ड थी, और इसकी जो सेल्स थी ये कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी थी। मतलब पहले जो अब हम जानते हैं उन्हें उतनी सक्सेस मिली नहीं जितनी की मिलनी चाहिए थी, तो उसके कंपैरिजन में जो इसका सेकंड एडिशन भी आया 1872 में और सब कुछ, तो हम देखते हैं कि फाइनली जो है ब्राउनिंग को फाइनली जो है कहीं थोड़ी सक्सेस या जो नाम फेम वगैरह उन्हें मिलना चाहिए था वो सब उन्हें फाइनली तब जाके मिला। इसके बाद जो फाइनली इनकी लास्ट बुक थी वो थी असोलांडो फैंसीज एंड फैक्ट्स, जो कि 1889 में पब्लिश हुई थी। ये बुक भी जो है ये काफ़ी अच्छी सक्सेस थी, लेकिन इस बुक के ही सून बाद जो है इन्हें ठंडी सर्दी लग गई, ये बीमार हो गए, और फिर 12 दिसंबर को जो उसी साल 89 में इनकी डेथ हो गई। तो ये सब कुछ था हमारे फेमस विक्टोरियन पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। आई होप आपको इनकी लाइफ के बारे में सुन के थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। इनकी पोएम्स भी जो है अब आपको समझने में और मज़ा आएगा, जैसे कि पोर्फियाज लवर, काफ़ी अब आपको और लाइक आप समझ पाएंगे कि इनके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी जब उन्होंने ये पोएम्स लिखी होंगी। सो आई होप यू डिड एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इनकी जो पोएम्स हैं वो सारी पोएम्स मैं इग्नू की बुक्स में जो दी हुई है वो सब मैं डिस्कस करूँगी यहाँ, तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपकी जुलाई के एग्ज़ाम के पहले मैं MEG 1 पूरा कंप्लीट कर दूँगी, एंड उसके अलावा जो है मैं 2, 3, 4 भी जितना हो सकेगा मैक्सिमम कवर करने का कोशिश करूँगी। So please tune into the channel. I hope to see you guys in the next one.